चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीप किस तरह से बने थे, कौन से महाद्वीप पहले बने थे, फिर कौन से बने थे, वर्तमान में कितने महाद्वीप है, ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महादेश है, उसको सबसे बड़ा महादेश है कौन सा, तो आपका एशिया सबसे बड़ा महादेश है। आपको मैंने बताया था कि आप एक मैप ले लीजिएगा, वर्ल्ड मैप, जो राजनीतिक मैप होगा, लगभग 20 रुपए के आसपास में आएगा। यहाँ पे हम लोग जो है सो मैप से दिखा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले लोगों को कैसे दिखेगा। अब यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको घर पे जाके जब आप देखिएगा तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा। ठीक है, जब लाइन बाई लाइन लिखाएंगे, उस लाइन बाई लाइन को आप मैप के ऊपर देखिए, खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो एशिया है, वो एशिया महादेश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो कलम जैसे जैसे ये मार्कर जा रहा है जिस डायरेक्शन में, वो सब एशिया महादेश का ही पार्ट है। देखा, ये एशिया महादेश है। इसके इस साइड में जो आपको दिख रहा है, यह है आपका यूरोप, और ये वाला है आपका अफ्रीका। ठीक है, एशिया महादेश को ध्यान से समझिए। इसको चारों तरफ जो इंपॉर्टेंट कंट्री वगैरह है, इन सबको हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे। जनरली हमने कल बताया था आपको कि रूस का अधिकांश भाग, ये पीला वाला जो है ये पूरा रूस है, लेकिन इसका अधिकांश भाग कहाँ है, एशिया में। फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है कि रूस किस महादेश का देश है, तो यूरोप का। क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी और उसका अधिकतम पॉपुलेशन कहाँ निवास करती है, यूरोप वाले भाग में निवास करती है। ठीक है, अगर हम आते हैं इसके तरफ, तो एशिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा चीन। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये चीन है, और इसके जस्ट ऊपर आपको रेड दिख रहा है, ये है मंगोलिया। चंगेज खां नाम सुना आपने, हिस्ट्री वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चंगेज खां का चर्चा होगा। वो मंगोलिया का ही रहने वाला था, जो भारत पर आक्रमण किया करता था। ये है मंगोलिया, इसके ऊपर रूस और इसके नीचे आपका चीन है। मंगोलिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जो दो देशों से घिरा हुआ है, और यह एक लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश का मतलब होता है कि वैसा कंट्री, वैसा स्थलीय क्षेत्रफल वाला कंट्री जो समुद्री सीमा साझा नहीं करता हो, जमीनों से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग लैंड लॉक देश कहते हैं। ये आपका चीन है। इसी चीन के पास आप आ जाइए, इस क्षेत्र में देखिए, आपको जो है सो कोरिया दिखाई दे रहा होगा। ऊपर वाले को उत्तरी कोरिया और नीचे वाले को दक्षिणी कोरिया कहते हैं। यह है आपका जापान, ये जो रेड वाला दिख रहा है, यह जापान कंट्री है। इस साइड में आपको प्रशांत महासागर हो जाता है। नीचे की तरफ आइएगा तो आपको ताइवान है। फिर इधर की तरफ आइए तो आपको फिलीपींस दिखाई देगा। फिलीपींस द्वीप समूह है, बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो द्वीप समूह यहाँ पे है। उसके नीचे जब आप आइएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, मलेशिया का क्षेत्र है, ये बोर्नियो है आपका। इधर की तरफ चल जाइए तो ये इंडोनेशिया है। ये पीला वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये सब बोर्नियो वगैरह जो है वो इंडोनेशिया का ही क्या है, द्वीप है। इंडोनेशिया विश्व में सबसे ज्यादा द्वीपों से बना हुआ देश है। कुल 13,000 द्वीप जो है वो आपको इंडोनेशिया में है, जिसमें से 6,000 द्वीपों पर जीवन है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कभी विदेश जाने का मन करे और आपके पास पैसा कम हो, तो आप इंडोनेशिया से घूम के आ सकते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया का जो रुपया का वैल्यू है, पैसे का वैल्यू है, वह भारतीय रुपये से काफी कम है। वहां जाइएगा तो आप जो 12-14 हजार रुपया लेके जाइएगा तो आराम से बड़े अच्छे से घूम करके आ जाइएगा। दूसरी बात की द्वीपीय देश है, तो आपको जो है समुद्री तटीय इलाका वगैरह आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। ये है पापुआ न्यू गिनी। सामान्य तौर पे आपने लिखा था कि एशिया महादेश से दो महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन, एक आपका भूमध्य रेखा और दूसरा कर्क रेखा, यह दोनों गुजरती है। तो आइए हम आपको भूमध्य रेखा और कर्क रेखा गुजार के दिखाते हैं। कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं। बस केवल एशिया को हम लोग देखेंगे, अफ्रीका नहीं देखेंगे। या ये जो लाइन हमने बताया है, यह कर्क रेखा का है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, और वो है आपको यहाँ पर। ठीक है, यह भूमध्य रेखा हुआ नीचे वाला, और ऊपर वाला आपका कर्क रेखा हुआ। भूमध्य रेखा एशिया के मात्र 2 देशों से होकर गुजरता है। एक तो आपको इंडोनेशिया स्पष्ट दिख रहा होगा, दूसरा है मालदीव। यहाँ पे मालदीव है जिससे होकर के गुजरता है।
मालदीव की राजधानी जो है वो आपको माले है, जबकि इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, अभी उसकी राजधानी चेंज हो गई है। मैं बताऊंगा कि कौन सा हुआ है प्रेजेंट टाइम, हालांकि सब लोग अभी जकार्ता ही जान रहे होंगे, लेकिन वो चेंज हो चुका है। सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी एशिया में कौन सी है, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा या तो आपको इंडोनेशिया की राजधानी होगी, नहीं तो मालदीव की राजधानी होगी, ये दोनों का राजधानी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी जो है वह सिंगापुर है, जो सिंगापुर की राजधानी है। आप मालदीव की राजधानी अगर देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में मालदीव की राजधानी, उस समय मालदीव की राजधानी यहाँ पर था और इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर था और मालदीव की राजधानी माले यहाँ पर है, ठीक है। जबकि जो सिंगापुर है वो आपको यहाँ पर है। देखिए तीनों कुनका में से कौन सबसे नजदीक है? सिंगापुर वाला। तो ध्यान रखना है सिंगापुर से होकर के गुजरती नहीं है भूमध्य रेखा, लेकिन भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की राजधानी एशिया में कौन है? सिंगापुर है। अंदर की तरफ आते ही आपका श्रीलंका है, यह भारत है। इधर की तरफ एंट्री मारिए तो ये आपका थाईलैंड है, इसी में आपको देखिए कंबोडिया दिखाई देगा, वियतनाम है आपका, उसके बाद आ जाइए इधर की तरफ म्यांमार है, बांग्लादेश है, ऊपर की तरफ भूटान है, नेपाल है, इधर आइए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान तजाकिस्तान दोनों अलग अलग है। इधर आ जाइए तो आपको ईरान दिखेगा, ऊपर अजरबैजान दिखेगा, ये है इराक है, इधर की तरफ सीरिया है और ये आपका तुर्की है, ठीक है। तुर्की जो है एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। मैंने आपको चर्चा किया था कि जब भी आप मैप को देखें, मैप आपके सामने हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ कौन सा दिशा होगा? पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा। तो ये मैप ऐसे पड़ा हुआ है तो हमारे दाहिना हाथ इधर की तरफ हो गया, बाएं इधर की तरफ हो गया। आप देखिए सबसे बाएं हाथ की तरफ यानी कि पूरब पश्चिम की तरफ कौन सा देश है? तुर्की यहाँ पे लिखा हुआ है, तुर्की है। लेकिन अगर पूर्वी देश की बात की जाए तो जापान है पूरब में। एशिया के सबसे पूर्वी देश आपका कौन हो गया? जापान हो गया। अगर हम उत्तरी की बात करें तो रूस हो जाएगा, और अगर हम दक्षिणी की बात करें तो आपको क्या हो जाएगा? या तो इंडोनेशिया या मालदीव मान लीजिए, बीचों बीच मानिएगा तो मालदीव को मानिएगा, ठीक है। अब हम इसी चौहद्दी को देखते हैं। चौहद्दी का मतलब होता है उसके चारों तरफ जो स्थित है उस चीज को। तो जब चौहद्दी को देखिएगा तो इस क्षेत्र में आपको यानी कि पूरब में प्रशांत महासागर, उत्तर में आपका उत्तरी ध्रुव सागर दिखाई देगा, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप पश्चिम की तरफ चले जाइएगा तो पश्चिम में आपको दो तीन दिखेंगे। यहाँ पे ऊपर हल्का देखिएगा तो यूरोप, बीच में भूमध्य सागर और नीचे की तरफ आपका अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिण की तरफ जब आइएगा तो आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। देशों की बात करें तो आपको मालदीव और इंडोनेशिया आपको एशिया के दक्षिण साइड में स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा एशिया में चीन, और जनसंख्या के अनुसार भी सबसे बड़ा चीन। हालांकि 2023 तक जनसंख्या में भारत क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर हो जाएगा, क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर, ठीक है। किसी भी कीमत पे पहला स्थान छोड़ना नहीं है। ये आपको समझ में आया मोटा मोटी? जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो जनरली देखेंगे। आप देखिएगा अगर ध्यान से तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश, जैसे कल ही मैंने आपको दिखाया था CIA और IB पाकिस्तान गए, उसमें आपने देखा होगा कि 6 देश में से 4 देश एशिया में ही स्थित था। तो सिंपल सी बात है कि एशिया महादेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो जाएगी, और सभी धरती पृथ्वी का जितना स्थलीय भूखंड दिखाई देता है उस स्थलीय भूखंड के कुल भागों का 1/3 अकेले एशिया में स्थित है, और जनसंख्या का 60%, ठीक है। क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन एशिया में, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत एशिया में, विश्व की चौथी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश CIA और IB इंडोनेशिया एशिया में, और विश्व की छठी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश पाकिस्तान एशिया में, ठीक है। तो 60% जनसंख्या जो है आपको अकेले एशिया में निवास करती है। क्लियर? और लिखते जाइएगा, समझाते चले जाएंगे। देखिए हेडिंग है आपका एशिया महादेश। महादेश या महाद्वीप दोनों बात सेम ही होता है। एशिया पृथ्वी पर स्थित, एशिया पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा भूखंड है, सबसे बड़ा भूखंड है, सबसे बड़ा भूखंड है जो कुल स्थलीय भूखंड का 1/3 है, जो कुल स्थलीय भूखंड का 1/3 है।
1/3 है। स्थलीय भूखंड का 1/3 है। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या की 60% है। एशिया की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या की 60% है। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। सामान्यतः कहा जाता है एशिया को सभ्यताओं की जननी, यानी कि जो भी सबसे बड़ी सभ्यताएं हैं वो सबकी सब एशिया में ही विकसित हुई हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इसका विकास कहाँ हुआ है? एशिया, भारत और पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र में, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में हुआ है, एशिया में ही है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता, ये सभी की सभी सभ्यता जो है यह एशिया में विकसित हुआ है, जिसके कारण एशिया महादेश को हम लोग सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ठीक है, सभ्यता का मतलब क्या होता है? सभ्य और असभ्य का मतलब क्या होता है? अगर आप जंगली की तरह रह रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं तो आप असभ्य हैं। लेकिन अगर आप कहीं पे आवास बना करके और सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से ध्यान में रख के अगर लाइफ जीते हैं तो आप सभ्य लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि आपके बाप दादा क्या थे, मतलब पूर्वज क्या थे? बंदर थे। वो अलग बात है, मेरे राजा महाराजा हुआ करते थे, आपका नहीं पता। तो जो बंदर थे, तो बंदर क्या है? जानवर है ना भाई। तो जंगल में कैसे रहेगा? सभ्यता से कि असभ्यता से? असभ्य तरीके से। लेकिन जब इनको आग के बारे में जानकारी पता चल गई, इनको जब फसल उगाने के बारे में जानकारी पता चल गया, तब इन लोगों ने क्या किया? नदियों के किनारे जो है सो स्थिर रह करके, घर वगैरह बना करके और खेती बाड़ी करके जीवन यापन करना शुरू किया, जिसके कारण सभ्यताओं का विकास हुआ। और यही खेती बाड़ी के कारण ही जो है सो अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई। अगर खेती बाड़ी का ज्ञान नहीं होता तो शायद सभ्यताओं का विकास नहीं हुआ होता। जैसे हम और आप आज के टाइम में कहीं ना कहीं घर बना के रहते हैं, तो आप देखिएगा कि जहां आपका घर होता है उसके आसपास या तो आपका बिजनेस होता है या फिर उसके आसपास आपके सारे खेत खलिहान उसी के आसपास होते हैं। जिनके पास खेत खलिहान नहीं होते उनका फिर घर नहीं होता। जैसे घुमंतू भोटिया, देखिएगा आप इस मौसम में इस गाछी में अपना टेंट लगा के देखे ना, टेंट वगैरह लगा के रहता है सब, फिर दूसरे मौसम में कहीं और चले गए, तो वो सभ्यता नहीं है, वो सभ्य नहीं है, वो असभ्य लाइफ में भी जी रहे हैं। बात समझ में आया आपको? घूम के। लेकिन हम और आप सभ्य लाइफ जी रहे हैं, समाज में बहुत सारे दायरे को फॉलो करते हुए जी रहे हैं। क्लियर? देखिए, एशिया को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। एशिया को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है क्योंकि लगभग सभी सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता तथा सुमेरिया की सभ्यता। दजला फरात की सभ्यता तथा सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता का विकास एशिया में ही हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, दो महत्वपूर्ण रेखाएं कर्क रेखा
कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा भूमध्य रेखा एशिया से होकर गुजरती है, एशिया से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया की चौहद्दी लिख के डैश दीजिएगा। एशिया की चौहद्दी, एशिया की चौहद्दी डैश देके लिखिए। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, उत्तरी ध्रुव सागर, कौमा पूरब में प्रशांत महासागर, पूरब में प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, कौमा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, कौमा अफ्रीका तथा यूरोप स्थित है। पश्चिम में भूमध्य सागर, अफ्रीका तथा यूरोप स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछ दिया जाए, ये तो चौहद्दी हो गया। चौहद्दी का मतलब होता है कि जो आपका क्षेत्रफल है उसके अगल बगल में कौन कौन है, इसको चौहद्दी कहते हैं। ठीक है। जैसे भारत की अगर चौहद्दी की बात होगी तो भारत के उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में नेपाल तो थोड़े ही दूर में है ना, नेपाल है लेकिन थोड़े दूर में है। भूटान भी तो भारत के उत्तर में ही है। हिमालय भारत के उत्तर में है। ठीक है। चीन भारत के उत्तर में है। माने किसी भी देश का नाम आप दे सकते हैं, हिमालय का नाम आप दे सकते हैं। पूरब की अगर बात होगी तो पूरब में कौन है? म्यांमार है। अगर दक्षिण की बात होगी तो हिंद महासागर है। और आपका पश्चिम की बात होगी तो पाकिस्तान हो गया, अरब सागर हो गया, या फिर आपका जो है तो अरब कंट्री जो है ये आपको पश्चिम में स्थित है। उसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि जो एशिया है इसका जो चौहद्दी पर स्थित एशिया के देश कौन कौन से हैं, इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है। देखिएगा, एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस। एशिया का सबसे उत्तरी देश रूस, उत्तरी देश रूस, कौमा पूर्वी देश जापान, पूर्वी देश जापान, दक्षिणी देश मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया। दक्षिणी देश मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया तथा पश्चिमी देश तुर्की है, तथा पश्चिमी देश तुर्की है। ये सब जो लाइन लिख रहे हैं आप घर पे जाकर के मैप को जरूर एक बार पढ़िएगा कि ये कहाँ है। उससे क्या होगा कि मैप का लगभग आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसा मैप उठाएं, फलाना 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 यहाँ आपको बता दिए और आपसे पूछा जाए तो आप खोजने लगिएगा नहीं। इसलिए एक बार अगर देख लिए रहिएगा तो ज्यादा आपके हाथ में रहेगा। अगला पॉइंट, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एशिया के दो देशों, भूमध्य रेखा एशिया के दो देशों मालदीव तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है।
एशिया के दो देशों मालदीव तथा इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। जबकि उसी में लिखना है, जबकि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की एशिया में स्थित देश की राजधानी, जबकि भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की एशिया में स्थित देश की राजधानी, भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक की एशिया में स्थित देश की राजधानी, एशिया में स्थित देश की राजधानी सिंगापुर है। देश की राजधानी सिंगापुर है। ठीक है, अगले पॉइंट, इंडोनेशिया कुल 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। इंडोनेशिया कुल 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है, जबकि लगभग इसके 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या है। लगभग इसके 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या है, मतलब कि लोग रहते हैं इसके 6,000 द्वीपों पर, 6,000 द्वीपों पर जनसंख्या है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता इसके जावा द्वीप पर स्थित थी। इसके जावा द्वीप, जकार्ता इसके जावा द्वीप पर स्थित थी। जावा द्वीप पर स्थित थी, जबकि वर्तमान में इसकी नई राजधानी नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। नुसंतारा बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप बोर्नियो कॉमा देख लीजिएगा, सुमात्रा, न्यू गिनिया, जावा तथा सुलावेसी है। न्यू गिनिया, जावा तथा सुलावेसी है। न्यू गिनिया, जावा तथा सुलावेसी है। जब आप मैप को ध्यान से देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से ये पांचों जो द्वीप हम दिखाए हैं, इसका ये बड़े द्वीप हैं और ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएंगे। कैसे? ये देखिए,
आपको सुमात्रा यहाँ पे है, ये आपका इंडोनेशिया सॉरी जावा है, या आपका बोर्नियो है, ये सुलावेसी है और ये न्यू गिनिया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पीले पीले कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सब उसके अन्य द्वीप है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, कुछ पे नहीं करती है। ठीक है, अगले पॉइंट में। अच्छा, एक चीज आपको पता है, जब भारत पर यूरोपीय कंट्रियां जो है आती थी, तो यूरोपीय कंट्रियां बेसिकली भारत में किस चीज के लिए आती थी? तो गर्म मसाले के लिए, मतलब कि वैसे मसालों के लिए जो गर्मी प्रदान करे खाने के बाद। सामान्य तौर पे हम लोग जो है लगभग भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, और भूमध्य रेखा के नजदीक का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा ही गर्म क्षेत्र होता है, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मसाला बहुत अधिक मात्रा में होता है। मसाला जिसे आपका हो गया गरम मसाला में क्या क्या होता है? हाँ, मिर्च भी है आपका, जलजीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सब चीजें जो है सो बहुत अधिक मात्रा में होती है। लेकिन समस्या ये है कि इनका हम सेवन नहीं कर सकते हैं। क्यों सेवन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक तो ऑलरेडी हम गर्म प्रदेश में रह रहे हैं, अब गर्म चीज खा लिए तो फिर जो है सो दिक्कत होने लगता है। नहीं देखिए, लोग के पेट में लाश फेंकने लगा, पानी में पीने का मन करेगा बहुत ज्यादा, तो हम उसका थोड़ा बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम उसका इस्तेमाल कब कर लेते हैं? तो भोज भात होता है तब, चाहे होली के दिन 2 बार 3 बार खा लेते हैं, तो 5 बार 7 बार फिर दिक्कत हो जाता है। तो वो जो है यूरोपीय कंट्रियां जो है वो ठंडे प्रदेश में रहती हैं, उनको जो है सो गर्मी चाहिए देश में। तो गर्मी चाहिए तो एक तो ऑप्शन है कि रजाई उधर ऊपर से ओढ़ ले, लेकिन ऊपर से ओढ़िएगा तो फिर कहीं निकलना पड़ेगा, तो रजाई ओढ़ के नहीं निकलिए भैया, क्या हाल का हाल बा, कैसा लगेगा बंदा? तो उस स्थिति में आपके शरीर में भी गर्मी रहना चाहिए। तो वो लोग जो है सो इन सभी जगहों पर इस रास्ते से वास्को डी गामा वगैरह जो है सो पहुंचे थे, वो हिस्ट्री का विषय वहां पे चर्चा करेंगे। तो वो जो भारत में पहुंचे थे, तो मेन मकसद उनका भारत में पहुंचना नहीं था। उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद था कि दक्षिण एशियाई देशों में पहुंचना। दक्षिण एशियाई देश में भारत भी आ जाता है, आपका इंडोनेशिया आ जाता है, इधर की तरफ मलेशिया आ जाता है। इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक मात्रा में गरम मसाला वगैरह होता है, तो यहाँ से वो खरीद के लेके जाते थे और वहाँ पे बेचा करते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई दुकान किया हुआ है कपड़ा का, तो कपड़ा अपना गुजरात से मंगाया, कोलकाता से मंगाया, तो वहां से मंगाया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दाम में बेचा। उसी तरह से कहा जाता है कि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया था, तो यहाँ से जितना मसाला लेके गया था उसका पूरा खर्चा छांट के 60 गुना फायदा हुआ था उसको। ठीक है, अब सोच के देखिए कि अगर किसी व्यापारी को इतना फायदा हो जाए तो बाकी लोग चुप रहेगा, सब वही काम करेगा। जैसे गांव में देखते होंगे, अगर एक आदमी ट्रैक्टर खरीदा और 1 साल उसका बड़ा चटक गया, मतलब लोग खेत जोतवा रहा है, अपना घर में माटी डलवा रहा है, सीमेंट बालू भी दिला रहा है, और पता चले गांव का लोग जो है सब घर में 2 ट्रैक्टर, एक घर में 2 ट्रैक्टर आ गया, पता लगा सबका ट्रैक्टर घर में ही गया। ऐसा होता है ना? अगर एक गांव में टेम्पू खरीदेगा तो सब घर में टेम्पू, फिर खाली अपने घर का भाड़ा लेके आ रहा है, ये स्थिति हो जाती है। तो उसी तरह से जब वास्को डी गामा पहली बार आया, उसके बाद पूरा का पूरा यूरोपीय कंट्री, जैसे आपका जो है स्पेन, पुर्तगाल, ये ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारा का सारा जो भारत की तरफ क्या करने चल दिया था, या फिर ये दक्षिण एशियाई देशों की तरफ व्यापार करने के लिए। समझ में आया? खैर वहां पे बाद में जाएंगे, फिलहाल आइए थोड़ा सा अब इसको देख लेते हैं। तो ये तो हो गया, इस क्षेत्र को देखते हैं, जापान। ठीक है, देखिएगा जापान और नहीं लिखिएगा, जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर स्थित है। 4 द्वीपों पर स्थित है। चार द्वीप कौन कौन से हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। वह किस द्वीप पर है? जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर। पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, उतारने के लिए देंगे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। शिकोकू जो है यहाँ पर और क्यूशू पर। आपने नाम सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, तो शिकोकू द्वीप पर पड़ता है आपका हिरोशिमा और क्यूशू पर पड़ता है नागासाकी। ये शहर क्यों फेमस हो गए हैं? ये शहर आपको जो है परमाणु बम गिराए जाने के कारण फेमस हो गए हैं।
सबसे पहले परमाणु बम कहां पे गिरा था? हिरोशिमा पर। कब गिरा था? 6 अगस्त 1945 को। अच्छा, इस हिरोशिमा पे जो बम गिराया गया था उस बम का नाम क्या था? परमाणु बम तो था ही, नाम क्या था बम का? लिटिल बॉय। ठीक है। नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945। अब देखिए, आपको मान लेते हैं कि बड़ी कंफ्यूजन हमेशा बनी रहती है, ध्यान नहीं रहता कि 9 अगस्त वाला नागासाकी होगा कि हिरोशिमा होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 9 से 9, 9 से नागासाकी। कंफर्म हो गया? 9 नागासाकी पर तो बच कौन गया? 6 बच गया, हिरोशिमा बच गया था 6 तारीख को हिरोशिमा पर। क्लियर? अब एक चीज बताइए, 6 पहले आता है कि 9 पहले आता है? 6 पहले आएगा। तो 6 तारीख को जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 तारीख को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। जब जो मनुष्य होता है उसकी जो उम्र बढ़ती है तो सबसे पहले लिटिल होता है कि पहले फैट मैन हो जाता है? पहले लिटिल होता है। तो जो पहला 6 तारीख को बम गिराया गया था वो बच्चा था, लड़का था, भी लिटिल बॉय था, और 9 तारीख को गिराया तो फैट मैन हो गया, मोटा आदमी हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको उतारिए। आइए थोड़ा सा हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ये वाला आपका एशिया का पार्ट था ना, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला ग्रीन ब्लू कलर का, मैप पे कहीं भी ब्लू और दिखा रहा है तो क्या है? पानी है। ये जो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है यह झील है, इसका नाम है कैस्पियन सागर। ठीक है, सागर क्यों नाम हो गया? क्योंकि सागर की तरह बहुत बड़ा है। कैसे अपना उत्तरवाड़ी पोखरा का पोखरा है, या फिर ये अपना जो है सागर पोखरा, क्या है? पोखरा है, लेकिन नाम क्या है इसका? सागर। का है कि बहुत बड़ा है, विशाल है, देखने में लगता है। उसी तरह से ये झील है, लेकिन इसका नाम है कैस्पियन सागर। सामान्य तौर पे इसके आसपास में बहुत सारे देश है, जैसे ऊपर की तरफ आप देख लीजिए, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, इधर की तरफ अजरबैजान है, इधर की तरफ रशिया है। लेकिन इस पर कैस्पियन सागर पर जो अधिकार है इसका, वो देश कौन सा है? रशिया, रूस का अधिकार है। ठीक है, कहां पे? कैस्पियन सागर पे। सामान्य तौर पे हमने आपको बताया है कि स्थलरुद्ध देश, मंगोलिया स्थलरुद्ध देश है। उसी तरह से कजाकिस्तान जो है यह भी स्थलरुद्ध देश है, यह भी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूरे विश्व में कुल 44 गो स्थलरुद्ध देश है, जिसमें से सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश आपको कौन है? कजाकिस्तान है। और कहां स्थित है? एशिया में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश मंगोलिया है, वो भी कहां स्थित है? एशिया में स्थित है। ठीक है, स्थलरुद्ध देश यानी कि वैसा भूखंडीय एक क्षेत्र जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता, उसको हम लोग स्थलरुद्ध देश कहते हैं। सामान्य तौर पे जो देश, जितने देश हैं जो स्थलरुद्ध देश हैं, उनकी जो सामरिक स्थिति होती है वो उस हिसाब से बड़े निर्धन होते हैं, उनको बड़ी टैक्स वगैरह पे करना होता है। लेकिन जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं वो किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। नेपाल हमारा बगल में है, ये स्थलरुद्ध देश है, ये किसी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसको जो है तो हमेशा हमसे बना के रखना होगा। क्यों बना के रखना होगा? क्योंकि हमसे ज्यादा चालान करेंगे हम रास्ते बंद कर देंगे। इनको मान लिया कि ठीक है हम भारत से कुछ नहीं खरीदेंगे, सोच लिया हम फलाने देश से खरीदेंगे, अरे ससुरा तो हम जाने देंगे तब ना लेके जाएगा, तू उड़ा के ले जाएगा ऊपर से। तो हवाई रास्ता भी तो जो है सारे कंट्रियों का अपना होता है, परमिशन लेके निकलना पड़ता है। नीचे वाले रास्ता हम बंदे कर देंगे, नहीं जान देंगे, तो उस भाई साहब को बना के रखना होगा। कैसे? मान लिया कि किसी का घर बना हुआ है, किसी का घर बना हुआ है, आपके जो सो उसका रास्ता आपके द्वार से होकर जा रहा है, अब वो आपसे झगड़ा कर दे तो बिहाने जो ऐसे खूंटा डालेंगे, जो दूसरा रास्ता ना जाए, बस समझ में आया? तो उसको दिक्कत हो जाएगा ना। उसी तरह से जो स्थलरुद्ध देश होते हैं सामान्य तौर पर उन सब की बड़ी दुर्गति होती है। वो या तो आप जिसके साथ, जिस देश के साथ आप जा रहे हैं रास्ता बना करके, उससे बेहतर रिलेशन रखिए, या फिर जो है सो आप कुत्ता वाला आपका दशा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए कैस्पियन सागर। अगला पॉइंट में, कैस्पियन सागर एक झील है, एक झील है जो विश्व का सबसे बड़ा झील है, जो विश्व का सबसे बड़ा झील है। जिस पर रूस का अधिकार है, जिस पर रूस का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट,
विश्व में 44 स्थलरुद्ध देश है, पूरे विश्व में 44 स्थलरुद्ध देश है, जिसमें से कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश मंगोलिया है। दूसरा सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश मंगोलिया है। स्थलरुद्ध देश लिख के डैश दीजिए। स्थलरुद्ध देश लिखिए। वह देश जो समुद्री सीमा नहीं बनाता हो, स्थलरुद्ध देश कहलाता है। जो समुद्री सीमा नहीं बनाता हो स्थलरुद्ध देश कहलाता है। स्थलरुद्ध देश कहलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं कल सोमवार को, फिर एशिया ही चलेगा अभी।